यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो मेंटरशिप के यहाँ पर डे जो 12 हुआ था, ठीक है, उसके यहाँ पर डे 12 में आपको मेंस के टॉपिक थे सब पूरे। मेंस के टॉपिक मैंने आपको बताया था कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन को फ्रेम भी करके मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि आपको क्वेश्चन लिखने के बाद टेलीग्राम पर शेयर करना, तो वहाँ पे आपके आंसर आपको चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका मेंस का हो गया। उसी मेंस के टॉपिक से जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का भी, कि जो मेंस के टॉपिक से क्वेश्चन प्रीलिम्स के बना रहा है, राइट। तो यहाँ से उसी मेंस के यहाँ पर जो टॉपिक है, जो डे नंबर 12 था, उसके टॉपिक से 20 क्वेश्चन यहाँ से मैंने प्रीलिम्स के बनाए हैं उसी टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक इसका टेस्ट मैं डे 11 का जो था वो पहला टेस्ट करा चुका था, और ये टेस्ट नंबर आपका दूसरा होगा। इससे पहले के टेस्ट का है, इससे पहले के टेस्ट आपके जो होंगे वो जो मेंस मैंने कराया था मेंटरशिप का, उसी में यहाँ पर 10 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 12 क्वेश्चन, ऐसे करके मैंने उसी में करा दिए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद से मैंने इसको अलग किया, डे नंबर 11 से इसको अलग कर दिया है। तो 1-2 टेस्ट इसका नाम दे दिया है, ठीक है। 1 नंबर टेस्ट ये, 2 नंबर, मतलब पहले था 1 और 2 यहाँ पे आज हो रहा है, राइट। ऐसे करके करीब यहाँ से जितने टेस्ट होते रहेंगे, जितना मेंटरशिप का टॉपिक, सब इसको ऐड करेंगे पूरा दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद से इसको कन्वर्ट कर देंगे पूरा प्रीलिम्स में, ठीक है। अभी इसको प्रीलिम्स में दोनों में यहाँ से चला रहे हैं। तो जितने आपके टेस्ट पहला हो चुके हैं वो भी देखना है, और मेंस के जो हो चुके हैं वो भी आपको जाकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र को लेकर के क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। टॉपिक मैंने टॉपिक भी लिख दिया ऊपर, कौन कौन से टॉपिक हैं, बीच में इंग्लिश वर्ड भी कुछ यूज कर दिया, वैसे बहुत लोग को नहीं समझ आता है ना। तो यहाँ से एकदम चीज़ आपको क्लियर होती चलेगी। संघ और उसके क्षेत्र, भारतीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य की सहमति के बिना उसके नाम और सीमाओं में बदल सकती है, बशर्ते राष्ट्रपति उसके द्वारा सिफारिश की गई हो। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 3 संसद के शक्ति रहता है कि वह किसी राज्य के नाम को क्षेत्र को बदल सकती है और विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के लिए पेश किया सकता है, और संसद संबंधित राज्य विधानमंडल की जो राय है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात, संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों के निर्माण और सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक जो होते हैं उसमें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 नहीं माना जाता है। ये भी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो 368 है उसके तहत यहाँ पर इसको नहीं माना जाएगा और ये कानून साधारण बहुमत द्वारा पारित होते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी? पहली दूसरी बात दोनों बात करेक्ट है। तीसरी बात है भारत एक अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि भारत को यहाँ पर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ माना गया है। क्या माना गया? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, वी अ माना गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आ वी बोल रहा है, आ दोनों बोल रहा है ना। यहाँ पर वी आ होना चाहिए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। मैंने इसका क्वेश्चन भी लिखने को दिया था मेंस में, ठीक है, याद होगा अगर आपने टॉपिक फॉलो किया तो, ठीक है। तो क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है और इसको यह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ है कि संघ में को तोड़ा नहीं जा सकता है और अविनाशी, लेकिन यहाँ पर राज्यों को अस्तित्व में सीमाओं को संसद द्वारा बदला जा सकता है, उसको विनाशी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा तीसरे का, मतलब तीसरी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। गलत है तो दो बातें यहाँ से सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऊपर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1-2 करेक्ट है, तीसरी यहाँ से गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है नागरिकता प्राप्त जो अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किन तरीकों से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? एक तो कर सकता है। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है ये जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से और क्षेत्र के समावेशन उससे, चारों से यहाँ से कर सकता है। तो बी क्या होगा यहाँ से? मतलब बी क्या, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। चारों यहाँ पे पास सही है, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये भारत के नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके प्रदान किए गए, ठीक है। जिसमें से सभी 4 इसमें सही है, जन्म से, वंशानुगत क्रम से, देशीकरण से और क्षेत्र के समावेशन से। 5वां तरीका होगा पंजीकरण द्वारा, ठीक है। ये भी आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा। क्वेश्चन तीसरा है मूल अधिकार है जो फंडामेंटल राइट, उससे लेकर के क्वेश्चन है। राज्य की परिभाषा जो है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है, उसके संबंध में जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से इसमें बोला है अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा केवल केंद्र और राज्य की कार्यपालिका और विधायिका में शामिल होगी। पहली बात क्या? गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 12 में केंद्र और राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के अलावा स्थानीय जो प्राधिकारी होते हैं और अन्य प्राधिकारी होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जैसा कि न्यायिक निर्णय द्वारा व्यापक रूप से विकसित किया गया है। पहली बात गलत है। सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विधिक जो निर्णय है उसमें संवैधानिक निकाय जैसे LIC और जो ONGC हैं उसके राज्य की परिभाषा तक यहाँ पे शामिल किया है। सेकेंड बात यहाँ से सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने RD सेट्टी बनाम और यहाँ पर अजय जो हसिया जैसे जो मामले थे उसमें फैसला बताया था ये।
तो सेकेंड बात करेक्ट होगी। तीसरी बात, कोई भी निजी निकाय या एजेंसी जब राज्य का साधन एक हो और इसके रूप में काम करती हो तो वह अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्यों के दायरे में आ सकता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह राज्य का एक उपकरण माना जाएगा। ठीक है, 2 और 3 बात करेक्ट है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सही पूछा है तो 2 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर चौथा, अनुच्छेद 14 में निहित विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है उसमें विधि के समान संरक्षण के सिद्धांतों के संबंध में विचार करना है। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है जो ब्रिटिश मूल की एक है, जबकि यहाँ पर विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी मूल की एक सकारात्मक अवधारणा है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विधि के समक्ष समता ब्रिटिश नकारात्मक होती है, जिसका अर्थ है किसी को विशेष अधिकार नहीं होता है, बल्कि विधि के समान संरक्षण में अमेरिकी सकारात्मक होता है, जिसका अर्थ होता है समान के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि कानून समान परिस्थितियों वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हों। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह परिभाषा विधियों के समान संरक्षण की है, जिसका अर्थ होता है कि परिस्थितियों वाले व्यक्ति के समान कानून लागू होना चाहिए, और विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि कानून के समक्ष कोई भी यहाँ पर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात है, अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण जो होता है उसकी अनुमति रहता है, लेकिन मनमानापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो न्यायपालिका है उसने उचित वर्गीकरण की अनुमति दी थी, जैसे बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष कानून। ठीक है, लेकिन मनमानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो ईपी रमप्पा जो और मेनका गांधी मामले थे उसमें बताई गई थी बात। तो 3 बात, तीसरी बात और पहली बात यहाँ से करेक्ट है। चौथे का आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत में केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जो सिटीजन्स के लिए उपलब्ध है, ना कि विदेशियों के लिए? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5वें का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ से पहला, जाति धर्म लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, सही है। उसके बाद दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार जैसे भाषण वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी यहाँ पर होगा। इसमें कानून के समाज समानता का अधिकार आर्टिकल 14 जो है ये यहाँ पर इसमें जो है ये 14, 23, 24 ये गलत होगा, कि ये अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी उपबंधित किए गए। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपका होगा, ये भी आपका, क्योंकि यहाँ पर बताया ना मैंने 14, 23, 24 अब आपके जो फॉरनर्स हैं उनको भी यहाँ पर दिए गए, तो ये भी बात गलत होगी। तो 1 और 2 बात यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? 5वें का 1 और 2 करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल जो है नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अनुच्छेद 359 के तहत, यहाँ पर जो अनुच्छेद 359 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लागू होता है, तो अनुच्छेद 20 अपराधों की जो सिद्धि होता है उसका संरक्षण कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो जीवन की स्वतंत्रता है उसके लिए बताता है, उसको छोड़कर सभी अधिकारों को अपने निलंबित किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये 6 का 20 और 21 बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 6 का बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां, बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ साथ निजी व्यक्तियों को भी विरुद्ध यहाँ पर जारी की जा सकती है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है जो गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो, यह भी बात सही है। ठीक है, तीसरी बात है इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, ये क्या हो? बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली बात गलत है, क्योंकि हम आदेश देते हैं, ये परमादेश का बात करता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का कि शरीर को प्रस्तुत करो, मतलब यहाँ जहाँ पे वहाँ पे आओ और इसको प्रस्तुत करो अपने को। ठीक है, तो यह बात गलत होगी। 2 बात सही है, आंसर ए। क्वेश्चन 8, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उसको लेकर के क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात, डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, नॉन जस्टिसेबल है। पहली बात। 8वें का आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डीपीएसपी जो होता है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, मतलब इन्फोर्सेबल हैं, मतलब नहीं होते हैं इन्फोर्सेबल, राइट, क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए संसाधन जो होता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड बात है,
डीपीएसपी के देश के जो शासन में मौलिक है और कानून बनाने के लिए राज्य कर्तव्य को उन्हें लागू करना होता है। सेकंड बात भी सही होगा, क्योंकि आर्टिकल जो 37 है इसमें स्पष्ट करता है कि डीपीएसपी देश के शासन और मौलिक जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके कानून बनाने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि इन सिद्धांतों को लागू करे। तीसरी बात है, ये भी सही है, अनुच्छेद 38 राज्य को ये सुनिश्चित करता है, निर्देश देता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकास करने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाए। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह प्रावधान बच्चों को स्वास्थ्य और विकास का अवसर जो था अनुच्छेद 39(1) के तहत यहाँ पर 39F के तहत यहाँ पर शामिल किया गया था, जो पहले संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 2 करेक्ट है, बी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल कर्तव्यों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। मूल कर्तव्य संविधान का हिस्सा थे, लेकिन बाद में इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। पहला क्या होगा, 9वें का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर मूल कर्तव्य संविधान के हिस्सा नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य का विचार सोवियत संघ से लिया गया, ये बात सही है। ठीक है, तीसरी बात है, ये केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है, ना कि विदेशियों पर, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर मूल कर्तव्य जो भाग 4 का ए है, अनुच्छेद 51A, ठीक है 51A, केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, ना कि विदेशियों पर। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आंसर इसका सही है तीसरा। तो 2 और 3 सही है, पूछा क्या है सही कौन से, तो बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, राष्ट्रपति चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। पहली बात तो यहाँ से देखने से ही गलत लग रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात है यहाँ से इसकी, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, सभी सदस्य नहीं, गलत हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। सेकंड बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी की जो शासित प्रदेश है उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, क्या होगा, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, तो बी यहाँ से इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर है, में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में गलत है। उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है या गलत है, तो आंसर हो जाएगा 11वें का कौन सा गलत होगा। देखो, उपराष्ट्रपति के बारे में जो बात यहाँ से गलत होगी ये हो जाएगी, उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से छोटा होना, और उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल संसद के सभी निर्वाचित सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात इसकी गलत होगी। कौन से नंबर की है, ये हो जाएगी आपके यहाँ से जो 11वां है इसका सी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, धन विधेयक के मामले में देखते हैं इसको। धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। पहला क्या होगा, पहली बात जो है 12वां स्टेटमेंट यहाँ से पहले का ये क्या होगा, करेक्ट होगा। राज्यसभा को धन विधेयक को स्वीकार करने या संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा गलत है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा धन विधेयक को ना ही अस्वीकार कर सकता है और ना ही उसमें संशोधन कर सकता है, ये केवल सिफारिश दे सकता है, और जिसे लोकसभा स्वीकार या स्वीकार कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है और स्वीकार भी कर सकती है, मना भी कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा को इसे 14 दिनों के भीतर लोकसभा में वापस करना भी होगा, तो ये बात गलत है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो होता है इसका अंतिम निर्णय होता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तीसरी बात सही है, आंसर क्या होगा, 1 और 3, तो सी। क्वेश्चन नंबर 13, संसद के संयुक्त सत्र जो होता है, ज्वाइंट सेटिंग होती है, उसके बारे में विचार करना है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात पहली वाली यहाँ से गलत हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होता है वह करता है। ठीक है, सेकंड बात है, संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसे एक सदन के द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। सेकंड बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है ये 108 में बात बताई गई है। तीसरा स्टेटमेंट है, धन विधेयक ये संविधान संशोधन विधेयक गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त सत्र नहीं बुलाया सकता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर धन विधेयक, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित होती हैं
और संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत का अनिवार्य होता है, इसके लिए यहाँ पर संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं होता है। तो ये बात सही है, 2 और 3 सही है। आंसर यहाँ से 13वें का क्या हो जाएगा, 13 नंबर का 2 और 3 सही था, तो बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें से टॉपिक है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, देखते हैं 14 को। यहाँ पहला बोला स्टेटमेंट इसमें, सर्वोच्च न्यायालय कि किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है जो संसद के दोनों सदनों के एक पते एड्रेस के बाद पारित किया जाता है। पहली बात क्योंकि पहली बात स्टेटमेंट से करेक्ट है। सेकंड, निष्कासन का आधार केवल सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर हो सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी सही है। तीसरा, हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों को साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के प्रस्ताव की पारित करने की आवश्यकता होती है, ना कि यहाँ पर साधारण बहुमत। तो गलत हो जाएगा। 2 बातें सही हैं। 14 का आंसर यहाँ से 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा गलत था। 15 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो है उसके बारे में यहाँ पर विचार करने कौन सा सही है। इसकी मूल क्षेत्राधिकार के तहत केंद्र और एक या अधिक जो राज्य हैं उसके बीच विवादों का निर्णय किया जाता है। पहली बात क्या होगी, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की जो रेट अधिकारता होती है, रेट क्षेत्राधिकार होता है, उसके तहत केवल मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए रेट जारी करने का अधिकार होता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध अपील सुनवाई का अधिकार भी सैन्य न्यायालय को छोड़कर होता है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। आंसर क्या होगा, तीनों बातें सही हैं, डी यहाँ से आंसर है। टॉपिक 7 है इसमें, संवैधानिक निकाय जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, इसको लेकर के भारत के न्यायिक मालिका परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट है इसका 16 का क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण नहीं करता है। उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो उसकी स्वतंत्रता के सुनिश्चित करती है। गलत हो गया। सेकंड, कैग केंद्र राज्यों के जो दोनों के खातों की लेखा परीक्षा कर सकता है। सेकंड बात यहाँ से सही है। ठीक है। तीसरी बात है, सार्वजनिक धन के संरक्षण के रूप में कार्य करना और संसद के प्रति उत्तरदायी होना, ये भी बात यहाँ से सही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैग जो होता है भारतीय संविधान द्वारा सार्वजनिक पर्स के मुख्य संरक्षक के रूप में नामित होता है और वह संसद की ओर से यहाँ पर कार्य करता है और संसद की लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन करता है, जिससे वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। तो क्यों उत्तरदायी आपसे भी पूछ सकता है कि संसद के प्रति क्यों उत्तरदायी है, जो मैंने आपको बताई, उसके बाद आप नोट करके लिख सकते हो उसको। ठीक है। तो दोनों तीनों बात करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। पहली बात गलत, क्योंकि यहाँ पर आयोग के सदस्यों की जो सदस्य हैं इसको जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले संविधान को सीधे निर्धारित होते हैं, न कि राष्ट्रपति द्वारा। आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले उससे पद धारण करते हैं। सेकंड बात यहाँ से सही होगी। तीसरी बात है, आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सदस्यों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से यहाँ पर दिए जाते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से भारित होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह प्रावधान आयोग की स्वतंत्रता पर सुनिश्चित करने के लिए है, ना कि उनकी सदस्यता के लिए। यह प्रावधान सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1-2 के विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान के तहत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बोला है। ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका केवल 2 स्टेटमेंट जो रहेगा ये सही है, बाकी गलत है। ठीक है। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उससे पहले टॉपिक कौन सा है, टॉपिक 8वां संविधान संशोधन का और आपातकाल को लेकर के संविधान संशोधन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, 18वें का गलत होगा, क्योंकि यहाँ से संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया सकता है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों की विधानसभाओं की जो साधारण बहुमत है उसकी सहमति आवश्यक होगी। सेकंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात, संविधान संशोधन को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए और इस पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध
को हल करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है और इसे दोनों सदनों के अलग अलग पारित यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो ये बात करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल है जो, उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको 19वें नंबर को। पहला है 19वें का, यहाँ से राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर की जा सकती है यदि वह संतुष्ट हो कि राज्य में सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। पहली बात सही होगी क्योंकि 356 में बात बताई जाती है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, न कि विशेष बहुमत से। ठीक है, तो यहाँ से साधारण बहुमत से ही इसका होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, है ना। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। एक बार स्टेटमेंट इसको देखना है, जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा है संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से ही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, क्रॉस कर लेना इसको, सेकंड स्टेटमेंट को। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड आप देख लेना। तीसरा बता देता हूँ मैं, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को राज्य सूची के शामिल विषय के कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही होगा। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य विधायिका की शक्तियाँ संसद को हस्तांतरित हो जाती हैं, जिसमें वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो 1 और 3 यहाँ तो करेक्ट है। दूसरा थोड़ा सा डाउट है, दूसरा आप एक स्टेटमेंट इसमें एक बार देख लोगे क्या है। वैसे यहाँ पर साधारण बहुमत सही होना चाहिए, है ना। वैसे एक बार इसको स्टेटमेंट को क्रॉस चेक आप कर लोगे, पहले को सही है, तीसरा सही है, दूसरा पे इसको आपको एक बार देखना है। ठीक है, ये आपको पता है तो आप यहाँ से लिख सकते हो अपना आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन होगा। मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में विचार करना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में किया था। पहली बात क्या होगी? 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड बात, मूल संरचना के तत्व संविधान में परिभाषित हैं, उन्हें संशोधित नहीं किया सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मूल संरचना का तत्व संविधान में परिभाषित नहीं है। इसकी व्याख्या और तत्वों में निर्धारण समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये सिद्धांत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर एक सीमा लगाता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह सिद्धांत स्थापित करता है कि संसद अपनी संशोधन शक्ति अनुच्छेद 368 है उसका उपयोग करके संविधान के मूल संरचनाओं में बदलने और नष्ट करने के लिए, क्षतिग्रस्त करने के लिए नहीं कर सकती है। इस प्रकार ये संसद की शक्ति पर एक सीमा लगाता है। ठीक है, तो 1 और 3 बात सही है, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिया। ठीक है, जो टॉप 20 क्वेश्चन है जो मेंटरशिप टॉपिक मेंस का है, ठीक है, मेंस का चला, उस मेंस से यहाँ पर जो टॉप क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे टॉप क्वेश्चन आपको ये कराए गए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन को कर सकते हो और मेंस के लिए भी आप अपना प्रैक्टिस उन क्वेश्चनों की कर सकते हो। आज मेंटरशिप का एक टॉपिक और आना है, वो भी मैं आपको यहाँ से डे नंबर 13 वो भी कराऊंगा। तो डे नंबर 13 के जो क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स के, वो मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, ऐसे करके तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, जो भी चीज़ें रहती है आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। राइट।